हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स की जो पेपर की तैयारी है वो भी आप लोगों की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया थे वैकल्पिक प्रश्न, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, और यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी कवर हो जाएंगे। तो अब तक जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स वाली, उनका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जाकर के जरूर देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे एग्जाम मैथ्स के पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स के पेपर में भी, तो आप लोग हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, आप इजली और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जाकर के इस नंबर पर मैसेज करके इजिली ले सकते हैं। तो करते हैं आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्टार्ट। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न बच्चों यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि दो संख्याएं 15 तथा 45 है तब इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 15 तथा 45 के जो अभाज्य गुणनखंड है, सिंपली आपको वो पता होने चाहिए किस तरह से निकालते हैं। तो एचसीएफ निकाल लेना है। तो दोनों में देखो आपको 15 के जो फैक्टर हैं 3 गुणा 5 और 45 के क्या आ जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों के एचसीएफ की, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम ये पहले भी प्रोवाइड करा चुके हैं और अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमको मेन वो क्वेश्चन चाहिए जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप इन पीडीएफ को लेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट सिर्फ इम्पोर्टेंट जिसको चाहिए कि हाँ सर मुझे वही क्वेश्चन दे दो जो आएंगे ही आएंगे, तो वही हम यहाँ पर इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, यदि x इज इक्वल टू दे रखा आपको ए स्क्वायर बी क्यूब तथा y दे रखा है ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर, तब x तथा y का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम एक्स और वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे ए टू द पावर 4 बी क्यूब, यानी ए की घात 4 बी क्यूब। अगला बताना आपको, ज्ञात कीजिए कि रूट 3 एक परिमेय है या अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है रूट 3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है 7429, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, हर साल जो है बच्चों आपके एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपको याद रखना 17 19 23, तो याद ही कर लीजिए 17 19 23। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न है, संख्या 200 को 2 की घात n तथा m की घात 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की घात में 2 और 5 की घात में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 का एक शून्यक लिखिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर सॉल्व कर लेना है इसको। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, तो इसमें आपको कोई एक ऐसा मान लेना है अपनी तरफ से ताकि वो मान उस समीकरण में रखने पर क्या हो जाए, पूरा समीकरण जीरो बन जाए। तो जब आप माइनस का 3 रखेंगे तो देखेंगे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। तो -3 क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। अगला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नाम बताइए। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, कैसा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद होगा। फिर नेक्स्ट जो आपको देखना है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 है तो शून्यंकों का योगफल। योगफल का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला जो होता है माइनस का b अपॉन ए होता है। यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस का 3 है, और a का मान कितना है 1, तो 3/1, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3। चलेंगे नेक्स्ट, द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। तो परवलयाकार याद रखना है, अभी तक पूछा नहीं गया बट इस बार इसके चांसेस इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट है, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको पता है द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंड विधि से। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे एक्स का जो मान मिलेगा बच्चों कितना मिल गया, -2,3। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस समीकरण के अधिकतम कितने हल होंगे। तो अधिकतम कितने होंगे बच्चों, एक ही हल होगा। और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं आपको दे रखी है समीकरण और फिर बोला है समानांतर है, तब समानांतर होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। यानी अगर दो रेखाएं आपको समानांतर दे रखी है तो उसका प्रतिबंध क्या है, तो आपको याद होना चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
C2। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। रेखा आपको दे रखी 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 के x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष की बात हो रही है, तो x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। तो 3x प्लस y का मान यहाँ पे देखो 4 गुणा y है ना, तो y का मान 0 रखा, तो ये 0 हो जाएगा और 3 गुणा में है, बट्टे में आएगा, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं, दो समीकरण दिए हैं, पूछा है संगत है या असंगत। अब आपको पता है कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो समीकरण क्या होते हैं? संगत होते हैं। समीकरण युग्म जो होता है वो संगत होता है। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तो इसके आलेख की रेखाएं किस प्रकार की होंगी? तो अप्रतिच्छेदी होंगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि समीकरण दे रखा है आपको 3x प्लस 2kx माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल माइनस 1/2 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको x का मान पहले से दे दिए, कितना? माइनस का 1/2। ये मान रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा -9/4। अगला प्रश्न है, एक बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 1/23 का 3, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-4। सिंपल क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, एक द्विघात समीकरण मिलेगा, +7 आएगा, माइनस में चल जाएगा और x बराबर आ जाएगा +-4। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण में d ग्रेटर देन 0 तब मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी बच्चों? वास्तविक तथा भिन्न होगी। जो एग्जाम में आने हैं, सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन काफी टाइम पहले आया था, बट इस बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा गया इसको। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने के लिए ये जो सूत्र दे रखा है, इस सूत्र का नाम क्या है? तो इस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। अगला प्रश्न है, समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दो मूल लिखिए। तो फॉर्मूला है आपका सिंपल, माइनस बी प्लस एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखो ये जो है यहाँ पर प्लस में लिया हुआ है, फिर इधर माइनस में। जो श्रीधराचार्य सूत्र है उसी को आप यहाँ पे प्लस माइनस में लिख देंगे। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है? 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 2 द्विघात समीकरण आपको दे रखा है यहाँ पर, एक का मूल क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो, और यहाँ पे अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4, इसका मूल जो है ऑलरेडी x का मान 2 दे रखा है, फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है ना। तो सीधा क्या करना है, x का पे कितना रखना है? 2। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 12 में से आपका 2 जाएगा, बचेगा 10, बराबर के इधर ले आएंगे 10 और यहाँ पे x का मान रखेंगे 2, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को हल कीजिए। माइनस में 9 है, बराबर किधर आएगा? प्लस का 9, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, तो +-3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, an बराबर दे रखा है n स्क्वायर प्लस 5, तो a5 यानी पांचवा पद बताना है। पांचवें पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? और a5 बताना है, सीधा n का मान ही दे दिया है। पांचवें पद में क्यों जाना है? n का मान 5, सॉरी n का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 30। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn है, तब उस श्रेणी के nवें पद का सूत्र लिखिए। तो an बराबर हो जाएगा Sn माइनस 1। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, पूरा पेपर जो है यहीं से आपका बनेगा ही बनेगा। अगला है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, इसके प्रथम पद a और d का मान लिखना है। a आपको पता है जो सबसे आगे दिखता है a, और दूसरे में से हम पहले को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें d मिल जाएगा। तो a का मान 3/2 और d का मान कितना? -1। अगला प्रश्न है, a+1, 3a, 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता है d का मान कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 अब आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कितना यहाँ पर, और उसके बाद अगला है a3 माइनस a2, यानी दूसरे में से पहला पद माइनस कर दो, तीसरे में से दूसरा पद माइनस कर दो। मान दे रखे हैं, सॉल्व करेंगे, a का मान कितना आ जाएगा? 3। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे 6 नंबर यहाँ पर, समांतर श्रेणी के प्रथम दो पद लिखिए। समांतर श्रेणी के
प्रथम दो पद लिखिए, जबकि ए बराबर दे रखा है -1 और डी बराबर दे रखा है 1/2। तो फॉर्मूला आपका क्या जाएगा, पहले पद हो जाएगा यानी ए का मान हो जाएगा यहाँ पर T1 और T2 यानी दूसरा पद a प्लस डी। तो मान रख देना है ए और डी का, तो पहला और दूसरा पद दोनों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर कितना है -1, इसका पांचवा पद बताइए। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को भी। तो बात करें इसके आंसर की, तो यहाँ पे देखो प्रथम पद 2 दे रखा है यानी ए का मान 2 है, डी का मान -1 दे रखा है। तो पांचवा पद बताना है। फॉर्मूला क्या बनता है पांचवें पद के लिए, a प्लस 4d। डी का मान रखो, ए का मान रखो, सॉल्व करो, आंसर आपके सामने होगा। तो -2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है और एनवा पद क्या होगा। तो सिंपल ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ए एन इजक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी आपका निकल जाएगा। ए देखो पहला पद ए, चौथे में 4 में से 2 घटाओगे 2, यानी डी का मान भी कितना होगा 2। ए और डी का मान रखो, आंसर आपके सामने है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी दे रखी है और 10वां पद बोला है। ए और डी का मान निकालो। 10वां पद यानी ए प्लस 9d। फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 9d। ए का मान आपके पास है 1, डी का मान 4 में से घटाओगे 3, तो ए प्लस 9d। तो मान रखो, आंसर आ जाएगा ना। इतने इजी क्वेश्चन भी अगर छोड़ोगे तो बेकार है फिर आपका मैथ लेकर के पढ़ना। अगला क्वेश्चन, अब यहां दिया है एबीसी में दो कोण 30 और 70 डिग्री है। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से आप 70 प्लस 30 कितना 100 घटा दो, आंसर जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहां पर इस थ्योरम को जरूर याद कर लो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इस प्रमेय का नाम बताइए। तो थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। नेक्स्ट है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, वे आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो समरूप आकृति कहलाती है। अगला है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समानांतर होती है। अगला है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। इसके समरूप दूसरे त्रिभुज की भुजाएं जो है 6 और x और 9 है। तो x का मान बताइए। सिंपल अनुपातिक यानी समरूप है दो त्रिभुज, तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। एक दूसरे के बट्टे में रखो और आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 15-17 में क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आप इन दोनों त्रिभुजों को कंपेयर करेंगे तो समानुपातिक या फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इनको बट्टे में लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होगा, 0 होता है। तो एक्स अक्ष से मान हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4। एक्स अक्ष पूछेगा तो वाई का मान लिख दो, वाई एक्स पूछेगा तो एक्स का मान लिख दो, सिंपल खत्म। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको बताना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। नेक्स्ट है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मान रखो, आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉट ए दे रखा है 8/15, tan ए का मान बताओ। आपको पता है कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan होता है। तो 8/15 को पलट दो, 15/8 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा इसी में sin 30 cos 60 का मान, दोनों का मान 1/2 होता है। सॉल्व करो, एक इसका आंसर है। ऐसे ही जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट देखना है, फालतू कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। साइन ए दे रखा है 3/5, कॉस ए का मान बताओ। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब आधार कर्ण तीनों भुजाएं निकाल लो। दो भुजा दे रखी, लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5। आधार निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। और जब आपका क्या कहते हैं आधार कितना आ गया यहाँ पे 4, तो कॉस बराबर होता है आपका क्या, साइन कॉस टेन, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार का मान 4/5 आंसर हो गया। नेक्स्ट है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो किस मान पर दोनों के मान बराबर होते हैं, तो 45 पर दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला है, यहाँ पर आपको दिखाना है tan 60 माइनस tan 30। क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका जो सॉल्यूशन है आप सामने जल्दी से स्क्रीन पर देख लीजिए। बाद में वीडियो रोक करके इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो एक्चुअल फॉर्मूला, अगर आप चाहें तो इसको वैसे सॉल्व कर लो जो इनके मान है वो मान रख करके, या फिर सिंपल आपको पता है फॉर्मूला होता है क्या, tan a माइनस बी का। ये फॉर्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b का।
तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 30। देखो 60 - 30 तो आंसर आ जाएगा 10 30। ये आपके पूछे नहीं जाएंगे और ना ही आज तक पूछे गए हैं, तो इनको फिलहाल यहाँ से हम स्किप करते हुए चलेंगे। अब इसको देखिए कि एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो याद रखना है कितनी, दो। दूसरा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की एक, अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन पढ़े कि किसी वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि वृत्त की परिधि पर बिंदुओं की संख्या असंख्य है, अतः एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं संभव हैं। स्पर्श रेखाएं बात हो रही है, ठीक है। अगर पूछेगा एक बिंदु से तब एक हो जाएगी। नेक्स्ट है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो शून्य होती है, क्योंकि अंदर जाएगी तो वो स्पर्श रेखा हुई नहीं ना, वो तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। अगले प्रश्न में चलेंगे, वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो त्रिज्या आपको दे रखी कितनी, 5 सेंटीमीटर। जो वृत्त का व्यास होता है 2 गुना होता है त्रिज्या, तो 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखना है, एक ये देख लीजिए कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय बिंदु 120 डिग्री है। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 120 दे दिया है, त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्तचाप बनाया गया है जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बात करें इसके व्यास की, देखो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तार की लंबाई पूरी दे दी है, यानी चाप की लंबाई आपके पास 20 सेंटीमीटर है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आपके सामने होगा। अगला है चित्र में चाप एबी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। थीटा अपॉन 360 इंटू परिधि हो जाएगा, परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। थीटा दे रखा है, आर दे रखा है, सॉल्व करो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, घनाभ के विकर्ण का सूत्र, रूट के अंदर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगला जो है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठीय क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर 14/2 करेंगे, आर का मान मिल जाएगा, मान रखो, सॉल्व करो, 616 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। अगला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सीधा सीधा याद करो 3 पाई आर स्क्वायर, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्तीय परिच्छेद क्षेत्रफल जोड़ दो। तो क्वेश्चन में आपको त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है, 3 पाई आर स्क्वायर में मान रखो, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस घनाभ का आयतन बताइए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो तीनों की मल्टीप्लाई करा, आंसर आपके सामने। ये भी देखो कि एक बक्सा 120 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, घनाभ बक्से का विकर्ण, जो भी थोड़ी देर पहले देखा, सॉल्व करो, आंसर आपके सामने होगा। अगला है, एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है, उनके आयतनों का अनुपात। तो बात करें कि यहाँ पे देखो इनके जो आयतन का फॉर्मूला है, आयतन का फॉर्मूला रखो बट्टे में, सॉल्व करो, 1:3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच दे रखा है, व्यास दे रखा है यानी डी दिया, डी से हम आर का मान निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, बच्चों आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमको देखना है, यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, बस इतना याद रख लो। फिर उसके बाद है माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सभी पदों का योग बट्टे कुल संख्या या पदों की संख्या, सबको जोड़ दो और बट्टे में टोटल गिन लो कितने हैं, तो 6 हैं, तो बट्टे 6 में 6 दे करके आंसर निकालेंगे 5। अगला है, यदि 1 2 फिर x प्लस 3, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, पदों का योग बट्टे कुल संख्या। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें माध्य दे रखा है कितना, 2, फॉर्मूले में मान रखो, आंसर आ जाएगा। अगला है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, 6.6 आंसर आ जाएगा। अगला है बहुलक। बहुलक मैं आपको एमसीक्यूज में बता चुका हूं, बहुलक का सिंपल सा क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 6।
अगला है x का मान निकालना है। x का मान अब आपको पता है CF और F में क्या रिलेशन है। तो F से CF कैसे बनाते हैं? सिंपल, जो क्रॉस में है उनको जोड़ते हुए चलते, देखो 6 का 6, 6 में आपने 20 जोड़ा, 6 में 20 जोड़ा 26 हो गया, 26 में 24 जोड़ा 50, 50 में 28 जोड़ोगे तो 78 आएगा, जो कि x का मान होगा। अगला है निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? माध्यक आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमने वैकल्पिक प्रश्न वाली वीडियो देखी है। अगर सम संख्या है तो तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बीच की दो सम संख्याएं होंगी उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो, जो आंसर आएगा वो फाइनल हो जाएगा, है ना। अगर विषम संख्या है तो जितनी इधर है जितनी उधर है दोनों को बराबर बराबर छोड़ो, बीच में जो आ रहा होगा वो आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो n+1/2 वाला फॉर्मूला यूज करके तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, पांचवा पद, पांचवें नंबर पे कितना है 25, या फिर 4 इधर छोड़ो 4 इधर छोड़ो, सीधा सीधा आंसर है। ऐसे इसका भी निकाल करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता देना। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बी और डी का मान बताना है। अभी सेम जो अभी क्वेश्चन किया, देखो आपको 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में बी जोड़ेंगे 15, या फिर 15 में से क्या घटा दो, सीधा सीधा 9 घटा दो, बी का मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद 22 और 4 जोड़ो 26, इसका आंसर हो जाएगा बी और डी का ना। नेक्स्ट देख लेते हैं माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध। तो जल्दी से फॉर्मूला याद कर लो। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब यहाँ पे आपको इनमें इन तीनों में से कोई दो मान दे दिएंगे और उनका मान रख करके आप तीसरे का मान निकाल लेना। अगला है किसी एक पासे की उछाल में संख्या 7 आना। बेवकूफ वाला क्वेश्चन है ना, 7 आना। पासा यानी जो डाइस हम लूडो खेलते हैं 6 तक ही तो अंक होते हैं, 7 कहां से आएगा? जब होता ही नहीं है तो कहां से आएगा? जीरो इसका आंसर है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी जो घटना घटित हो चुकी है, होगी ही होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। यानी सिंपल बोलो कि अभी मैं वीडियो बनाऊंगा या बना रहा हूं, तो मैं बनाऊंगा बना रहा हूं, एक हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अगला है यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 5/11 है तो हारने की क्या होगी? तो अगर होने की दे रखी है, ना होने की निकालनी है, तो एक में से माइनस कर दो। ठीक है, मतलब होने ना होना निकालना है, दोनों में से कोई एक दे रखा है तो उसको एक में से घटा दो, दूसरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पी में से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत कर दे बच्चा। सिंपल है बट फिर भी घटाना क्यों पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्यों गलत कर देते हैं। एक में से सीधा जो दे रखा है वो घटाओ, 0.35, खत्म। अगला जो है, एक सिक्के को उछाला जाता है, कुछ यानी टेल आने की प्रायिकता बताओ। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो यहाँ सबसे टेल पूछा तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली नहीं है? तो काली कितनी नहीं है? तो काली की अगर हम बात करें 7 और 3 10, बाकी गेंदें हैं तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा इसका आंसर? 15, है ना। तो 10/15 यानी आपका हो जाएगा 10/15, 5 10 5 से 15, 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर निश्चित रूप से प्रश्न बच्चों कवर होते हैं। तो आगे जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो आएंगे क्वेश्चन वो हम देखेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को आप लोग बहुत ही कम रुपए में, कम कॉस्ट में इनको आप खरीद सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। बाकी तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही समय है, अगर आप इसमें मेहनत कर ले तो आपके जो लाइफ है वो एक अच्छी कंडीशन में चली जाएगी। अगर अभी मेहनत नहीं करते तो लाइफ टाइम पछताते रहोगे। तो करते हैं फिलहाल इस वीडियो को क्लोज। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।